एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यू एजुकेशन वायर पर। आज की क्लास में हम लोग चैप्टर नंबर 16 को कंप्लीट करेंगे और इसके पहले हमने 1 से लेकर 15 तक के चैप्टर को कंप्लीट किया। आप लोगों ने उसके शॉर्ट नोट्स बनाए, रिवीजन भी कर लिया होगा और 16 चैप्टर के साथ ही ये क्लास 6 की NCERT साइंस NCERT हम लोग समाप्त कर लेंगे और इसके बाद हम लोग क्लास 6 की NCERT मैथ को स्टार्ट करेंगे और 7th क्लास की साइंस NCERT को साथ साथ लेकर चलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपना टॉपिक क्या है, कचरा संग्रहण एवं निपटान। अब हम देखते हैं कि इसका सब टॉपिक क्या है, मतलब इसमें हमें क्या क्या रीड करने हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कचरे का हम निपटान कैसे कर सकते हैं और आगे हम देखेंगे वर्मी कंपोस्टिंग क्या है और फिर आगे दिया गया है सोचिए और फिर फेंकिए, क्रियाकलाप के माध्यम से बच्चों को समझाया जाएगा। फिर कागज का पुनः चक्रण और इसके बाद प्लास्टिक वरदान या अभिशाप और इसी के साथ ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग जब बुक को रीड करेंगे तब उसमें कौन कौन से इम्पोर्टेंट शब्द आने वाले हैं। अपशिष्ट, कचरा, भराव क्षेत्र, कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्टिंग और पुनः चक्रण। ठीक है, तो हम लोग इन सबको पढ़ेंगे और आप लोग इसके शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करते रहिएगा। इसमें बहुत ज़्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं, इसको हम केवल समझ ही लेते हैं। हम अपने घरों, विद्यालयों, दुकानों एवं कार्यालयों से प्रतिदिन अत्यधिक मात्रा में कूड़ा कचरा बाहर फेंकते हैं। अनाज, दालें, बिस्कुट, दूध अथवा तेल जिन्हें हम दुकानों से खरीदते हैं प्रायः प्लास्टिक की थैलियों अथवा टीनों में पैक होते हैं। पैकिंग की ये सभी वस्तुएं कचरे में फेंक दी जाती है। कभी कभी हम कुछ ऐसी वस्तुएं भी खरीद लेते हैं जिनका वास्तव में बहुत कम उपयोग होता है और प्रायः हम उन्हें कचरे में फेंक देते हैं। अपने दैनिक क्रियाकलापों में हम अत्यधिक कचरा उत्पन्न करते हैं, जैसे सार्वजनिक स्थलों पर, बसों तथा रेलगाड़ियों में मूंगफली खाने के बाद उसके छिलके फेंक देना और बस से उतरने के बाद टिकट को वहीं फेंक देना। और बच्चा केवल खेल के लिए पेंसिल छीलता जाता है। यदि हम अपने नोटबुक में कुछ गलत लिख लेते हैं तो उस पर स्याही फैल जाती है तो पेज फाड़कर फेंक देते हैं। या फिर इसके साथ साथ हम कई घरेलू अपशिष्ट जैसे टूटे खिलौने, पुराने कपड़े, जूते और चप्पल भी बाहर फेंक देते हैं। इस प्रकार से हम अपने आसपास जो है कचरे को फैलाते रहते हैं, जिसका प्रभाव हमारे स्वास्थ्य पर पड़ता है और विभिन्न प्रकार की बीमारियां भी उत्पन्न होती हैं। इसलिए हमें खुद ही जागरूक होना होगा। कचरे का हम निपटान कैसे कर सकते हैं। अभी जो सारे कचरे हम फैला रहे हैं, अभी इनका निपटान कैसे किया जा सकता है। सफाई कर्मचारी कूड़ा ले जाते हैं हमारे यहाँ से, ठीक है, और ट्रकों द्वारा निचले खुले क्षेत्रों में जहाँ गड्ढे होते हैं, मतलब गर्त, वहाँ ले जाएंगे और इन खुले क्षेत्रों को क्या बोला जाता है, भराव क्षेत्र कहते हैं। वहाँ कचरे के उस भाग को जिसका पुनः उपयोग किया जा सकता है उसी रूप में उपयोग ना किए जा सकने वाले कचरे से पृथक कर लिया जाता है। इसके बाद कचरे में उपयोगी और अनुपयोगी दोनों अवयव होते हैं। अनुपयोगी अवयव को पृथक कर लेते हैं और फिर इसे भराव क्षेत्र में फैलाकर मिट्टी की परत से ढक देते हैं। और जब यह भराव क्षेत्र पूरी तरह से भर जाता है तब प्रायः इस पर पार्क अथवा खेल का मैदान बना लेते हैं। लेकिन ध्यान रखने की बात यह भी है कि अगले 20 वर्षों तक इस पर कोई भवन निर्माण नहीं किया जा सकता। कचरे के उपयोगी अवयव के निपटान के लिए भराव क्षेत्रों के पास कंपोस्ट बनाने वाले क्षेत्र विकसित किए जाते हैं। अब क्रियाकलाप फर्स्ट, इसमें क्या बताया जाएगा कि जैसे रसोई घर है, रसोई घर से फल, सब्जियां, बचा हुआ अपशिष्ट भोजन, इन सब को कलेक्ट किया जाएगा और घर में पड़े हुए कुछ कपड़ों के टुकड़े हो गए, पॉलीथीन की थैलियाँ, टूटा कांच, एल्यूमिनियम के रेपर्स, कीले, पुराने जूते, टूटे खिलौनों को एकत्र करके इन्हें मिट्टी में ढक दिया जाएगा। इसके बाद देखा जाएगा कि कौन सा कचरा विलगित हो गया। फिर जो विलगित हो जाता है, जो विगलित हो जाता है वो उनको क्या बोलते हैं, कंपोस्टिंग। मतलब कुछ पदार्थों के विगलित और खाद्य में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को कंपोस्टिंग कहते हैं। और हम समझ सकते हैं कि जो पूर्णतः विगलित होगा वो रसोई घर के ही कचरे होंगे, भोजन, अपशिष्ट, और जो पॉलीथीन वगैरह ये सब तो विगलित होने वाली नहीं है। हम अपने चारों तरफ देखते हैं कि एक नीला कूड़ेदान होता है और एक हरा कूड़ेदान होता है। तो नीले कूड़ेदान में पुनः उपयोग किए जा सकने वाले पदार्थ डाले जाते हैं, जैसे प्लास्टिक, धातुएं तथा कांच। और जो हरा कूड़ेदान होता है उसमें रसोई तथा अन्य पादप तथा जंतु अपशिष्टों को एकत्र किया जाता है। वर्मी कंपोस्टिंग क्या होता है
जो रसोई घर के कचरे होते हैं, इनको कृमि मतलब लाल केंचुआ, हम जानते हैं कि केंचुओं को किसानों के मित्र कहे जाते हैं। तो ये जो लाल केंचुआ होता है, इसके द्वारा कंपोस्ट में परिवर्तित कर दिया जाता है जो रसोई घर के कचरे होते हैं। देखिए यहाँ बताया जा रहा है, लाल केंचुओं की सहायता से कंपोस्ट बनाने की विधि को वर्मी कंपोस्टिंग अथवा कृमि कंपोस्टिंग कहते हैं। अब यहाँ पर समझाया जा रहा क्रियाकलाप के माध्यम से कैसे लाल केंचुओं के द्वारा कंपोस्टिंग की जाती है। ये सब जो केंचुए हैं, लाल केंचुए, उनके लिए आहार एकत्र किया जा रहा है खाने के लिए। आगे दिया गया है कागज का पुनः चक्रण। कागज का पुनः चक्रण, देखिए हमारे घर में कई पुराने कागज पड़े होते हैं। हम इस प्रकार से अपने कागज का पुनः चक्रण कर के नई नई चीज़ें बना सकते हैं। पहले तो समझते हैं ये पुनर्चक्रण होता क्या है। कचरे को नए रूप के सामग्री में बदलना पुनर्चक्रण है। जैसे हमारे आसपास कुछ पुराने हुए कागज पड़े हुए हैं, उन कागज को लेकर के हम विभिन्न प्रकार की वस्तुएं बना सकते हैं, हम क्राफ्ट बना सकते हैं और यहाँ बताया भी जा रहा है हम कैसे कागज का पुनर्चक्रण कर सकते हैं। और इससे जब पुनर्चक्रण करेंगे तो फिर पृथ्वी की सुरक्षा होगी, ऊर्जा बचत होगी, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण भी होगा। प्लास्टिक वरदान या अभिशाप। कुछ प्रकार के प्लास्टिकों का पुनः चक्रण किया जा सकता है, परंतु सभी प्रकार के प्लास्टिकों का पुनः चक्रण नहीं किया जा सकता। जैसे कि हमने क्रियाकलाप फर्स्ट में देखा था, हमें प्लास्टिक के बिना अपने जीवन की कल्पना करना कठिन हो सकता है। क्या आप प्लास्टिक से बनी कुछ ऐसी वस्तुओं के नामों की सूची बना सकते हैं जिन्हें हम उपयोग करते हैं? ठीक है। खिलौने, जूते, थैले, पेन, कंघे, दांत के ब्रश, बाल्टी, बोतल एवं जल पाइप, इन वस्तुओं की सूची बहुत लंबी है। क्या आप प्लास्टिक से बने बस, कार, रेडियो, टेलीविज़न, रेफ्रिजरेटर और स्कूटर के कुछ भागों के नाम बता सकते हैं? जिसमें कि प्लास्टिक का यूज होता ही है। प्लास्टिक का उपयोग संभवतः स्वयं कोई विशेष समस्या उत्पन्न नहीं करता। समस्या तब उत्पन्न होती है जब हम इसका अधिकाधिक उपयोग करते हैं तथा अपशिष्ट प्लास्टिक के निपटान से अनजान होकर उसकी उपेक्षा करते हैं। आज हमारे चारों ओर यही हो रहा है, यद्यपि हम इसके दुष्प्रभावों से परिचित हैं। फिर भी हो सकता है कि हम अपने उत्तरदायित्व को नहीं समझ पा रहे हैं। हम प्रायः प्लास्टिक की थैलियों का उपयोग पके हुए भोजन के संग्रहण के लिए करते हैं। प्रायः ये थैलियाँ खाने की वस्तुओं को रखने योग्य नहीं होती हैं और इन थैलियों में पैक किए भोजन को खाना हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। प्रायः दुकानदार प्लास्टिक की ऐसी थैलियों का उपयोग करते हैं जिनका इससे पूर्व किसी अन्य कार्य में उपयोग हो चुका है। कभी कभी कचरा बीनने वालों द्वारा एकत्र की गई प्लास्टिक की थैलियों को धोकर भी उपयोग किया जाता है। इस प्रकार की पुनः चक्रण वाली प्लास्टिक की थैलियों में खाद्य पदार्थों को रखना हानिकारक हो सकता है। खाद्य पदार्थों के संग्रहण के लिए हमें इस कार्य के लिए अनुमोदित प्लास्टिक की थैलियों के उपयोग के लिए आग्रह करना चाहिए। और सभी प्रकार की प्लास्टिक गर्म करने अथवा जलाने पर हानिकारक गैस से मुक्त करती हैं। ये गैसें बहुत सी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, जिनमें मानवों में कैंसर भी सम्मिलित है, उत्पन्न कर सकती है। सरकार ने भी प्लास्टिक के पुनः चक्रण के लिए आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए हैं, लेकिन क्या होता है जब जारी किए जाते हैं निर्देश तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने तक चीज़ों को फॉलो किया जाता है, फिर से वही प्लास्टिक का उपयोग स्टार्ट हो जाता है। आपने देखा होगा कि लोग प्रायः अपने घर के कचरे को प्लास्टिक की थैलियों में भरकर बाहर फेंक देते हैं। गली मोहल्ले के आवारा पशु भोजन की खोज में जब इन थैलियों को देखते हैं तो प्रायः प्लास्टिक की थैली को भी निगल जाते हैं और कभी कभी तो इस कारण उनकी मृत्यु भी हो जाती है। सड़कों तथा अन्य स्थानों पर असावधानी पूर्वक फेंकी गई ये प्लास्टिक की थैलियाँ बहुधा बहकर नालों अथवा सीवर प्रणाली में पहुँच जाती हैं। फलस्वरूप नाले अवरुद्ध हो जाते हैं और गंदा जल सड़कों पर फैलने लगता है। भारी वर्षा के समय तो बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है और प्लास्टिक का अंधाधुंध उपयोग अत्यधिक हानि पहुँचा सकता है। अब प्लास्टिक के अधिक उपयोग को निम्न करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? हम प्लास्टिक की थैलियों का कम से कम उपयोग करें। जहाँ भी संभव हो बिना किन्हीं दुष्प्रभावों के हम इन थैलियों का पुनः उपयोग करें। दुकानदार से कागज़ के थैले उपयोग करने का आग्रह करें। खरीदारी के लिए बाजार जाते समय हम घर से कपड़े अथवा जूट का थैला लेकर जाएं। हम खाद्य पदार्थों के संग्रहण के लिए प्लास्टिक की थैलियों का उपयोग ना करें। हम उपयोग के पश्चात प्लास्टिक की थैलियों को इधर उधर ना फेंकें।
हम प्लास्टिक की थैलियों और अन्य प्लास्टिक की वस्तुओं को कभी ना जलाएं। कचरे को प्लास्टिक की थैलियों में ना भरें और बाहर ना फेंकें। हम वर्मी कंपोस्टिंग का उपयोग कर रसोई के अपशिष्ट का विवेकपूर्ण निपटान कर सकते हैं। हम कागज़ पुनः चक्रित करें। हम कागज़ के दोनों ओर लिखें। रफ कार्य के लिए स्लेट का प्रयोग करें। अभ्यास पुस्तिका में बिना लिखे छूटे कागज़ों को रफ कार्य के लिए उपयोग करें। हम अपने परिवार, मित्रों एवं अन्य व्यक्तियों को विभिन्न प्रकार के अपशिष्टों के निपटान के लिए उचित आचरणों का पालन करने के लिए प्रेरित करें। जैसा कि हम जानते हैं कि एक कदम स्वच्छता की ओर प्रधानमंत्री जी ने 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत अभियान का शुभारंभ भी किया था। ठीक है, जिससे कि ये जो विभिन्न प्रकार के कचरे हैं इनको दूर किया जाए और भारत को स्वच्छ देश बनाया जाए, और इसके लिए हम सभी की भागीदारी अति आवश्यक है। हमारे जानने और सोचने योग्य सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम जितना अधिक कचरा पैदा करेंगे उससे छुटकारा पाने में हमें उतनी ही अधिक कठिनाई होगी। सारांश: भराव क्षेत्र वह स्थान है जहां शहर अथवा नगर के कचरे को एकत्र करके पाटा जाता है। कालांतर में इस क्षेत्र में पार्क बना देते हैं। रसोई घर के अपशिष्ट सहित पौधों एवं जंतु अपशिष्टों को खाद में परिवर्तित करना कंपोस्टिंग कहलाता है। रसोई घर के कचरे को कृमि अथवा लाल केंचुओं द्वारा कंपोस्टिंग में परिवर्तित करना वर्मी कंपोस्टिंग कहलाता है। कागज़ का पुनः चक्रण संभव है तथा पुनः चक्रण द्वारा बने कागज़ से उपयोगी चीज़ें बनाई जा सकती हैं। कंपोस्टिंग द्वारा प्लास्टिक को कम हानिकारक पदार्थों में परिवर्तित करना संभव नहीं है। हम कम से कम अपशिष्ट उत्पन्न करने की आवश्यकता है। हमें अपने चारों ओर कचरे की बढ़ती मात्रा से निपटने के उपाय खोजने चाहिए। ठीक है, तो हम देख सकते हैं कि NCERT में कितनी इम्पोर्टेंट चीज़ों को बताया गया है जिसका उपयोग हमें अपने दैनिक जीवन में भी करना चाहिए, एक दूसरे को मिल करके। इससे कि हम अपने राष्ट्र को स्वच्छ कर सकते हैं, साथ ही लोगों को संदेश भी दे सकते हैं कि स्वच्छता हमारे लिए कितनी इम्पोर्टेंट है। क्योंकि अगर शरीर स्वस्थ है, देश स्वस्थ है, तो स्वस्थ मस्तिष्क का भी विकास होगा। ये हम बचपन से पढ़ते आए हैं। तो आगे देखते हैं कि अभी हमने कौन कौन से चैप्टर को कंप्लीट किया। हमने इस NCERT में भोजन या कहाँ से आता है कंप्लीट किया, इसके शॉर्ट नोट्स भी देखे, रिवीजन भी किया। भोजन के घटक, तंतु से वस्त्र तक, वस्तुओं के समूह बनाना, पदार्थों का पृथक्करण, हमारे चारों ओर के परिवर्तन, पौधों को जानिए, शरीर में गति, सजीव एवं उनका परिवेश, गति एवं दूरियों का मापन, प्रकाश, छायाएं एवं परावर्तन, विद्युत तथा परिपथ, फिर चुंबकों द्वारा मनोरंजन, और फिर जल, हमारे चारों ओर वायु, कचरा संग्रहण एवं निपटान। ठीक है, तो इसी के साथ हम लोग क्लास 6 की NCERT को कंप्लीट करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए सब्जेक्ट के साथ। थैंक यू सो मच।